कभी किसी जगह को देखकर लगा है कि बस यहीं रुक जाएं। ये है बरोट वैली, जहां हर मोड़ पोस्ट कार्ड जैसा खुलता है। उहलेबर का सुकून, देवदार के रास्ते, लपास वाटरफॉल, राजकुंदा की खुली वादियां, छोटा सा लोकल मार्केट और देवपशाकोट टेम्पल की शांति। यहाँ हर दृश्य एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन बरोट को सही तरह से एंजॉय करने के लिए कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए एक भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। हर पार्ट आपकी प्लानिंग आसान करेगा, गलतियों से बचाएगा और आपकी ट्रिप को कहीं ज्यादा शानदार बनाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो मैं बरोट वैली की ट्रिप करके वापस आ चुकी हूँ। सोचा क्यों ना आपके लिए एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड बनाऊँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। अगर आपको हिमाचल में एक ऑफ बीट, पीसफुल, नेचर से हरी भरी और नदियों का संगीत, पहाड़ों की शांति पसंद है तो बरोट वैली आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बरोट वैली जाने का बेस्ट टाइम क्या है, वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ जाकर स्टे के ऑप्शन कौन कौन से हैं, लोकल फूड कौन कौन से हैं जो आपको मस्ट ट्राई करना चाहिए, लोकल ट्रांसपोर्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं वहाँ पे, और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो कौन कौन सी सेफ्टी थिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और वहाँ जाने के बाद वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है, अवॉइड नहीं करनी है। ये वीडियो फैमिली के लिए भी है, कपल्स के लिए भी है और सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी है। बरोट वैली आखिर है कहाँ और ये इतनी फेमस क्यों है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में उहल नदी के किनारे बसी है ये बरोट वैली। एक शांत, खूबसूरत और ऑफबीट डेस्टिनेशन, जहां पहुंचते ही जैसे जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। बरोट वैली अपनी हरी भरी पहाड़ियों, देवदार के जंगलों, छोटे पहाड़ी गांवों और यहाँ के लोगों की सादगी के लिए जानी जाती है। लेकिन इसकी पहचान केवल इसकी नेचुरल ब्यूटी तक सीमित नहीं है। उहल नदी में मिलने वाली ब्राउन और रेनबो ट्रॉट फिश की वजह से बरोट ट्रॉट फिशिंग के जाना जाता है। यहाँ का बरोट बैराज पुराने शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो इस वैली को खास पहचान देता है। इसके अलावा यहाँ से कई खूबसूरत ट्रैकिंग रूट्स भी शुरू होते हैं और हाँ, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि बरोट वैली से लौटने के बाद भी इसका थोड़ा सा सुकून हमेशा आपके साथ रह जाता है। अगर मैं बरोट वैली जाने के बेस्ट टाइमिंग की बात करूँ तो ये आपके ट्रैवल पर्पस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको प्लीजेंट वेदर पसंद है कि सुबह और शाम जो है ठंड पड़ रही है, दिन में बारिश हो रही है, थोड़ी सी गुनगुनी धूप हो रही है, कभी बादल छा जा रहे हैं, तो मार्च से लेके जून तक का महीना सबसे बेस्ट है। और अगर आपको क्लियर व्यूज़ चाहिए कि बारिश ना हो, फ़ोटो के लिए बढ़िया सीन्स हो, तो आप सितंबर से नवंबर के बीच में जा सकते हैं। और यदि आपको विंटर्स पसंद हैं कि सुबह शाम जब उठ रहे हैं तो बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हैं और दोपहर को बिल्कुल हरी हरी प्यारी प्यारी वादियाँ दिख रही हैं आपको, तो आप दिसंबर से फरवरी के बीच में जा सकते हैं। जून और जुलाई ये मानसून के पीक सीज़न होते हैं, हैवी रेनफॉल्स होते हैं, तो जो लैंडस्लाइड के खतरे ज़्यादा होते हैं, रोड्स स्लिपरी होते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि ये 2 महीने आप अवॉइड करें वहाँ जाने से। क्योंकि पता चला आप अच्छे फ़ोटो खिंचवाने के लिए और पीस के लिए जा रहे हैं और आप परमानेंट पीस में पहुंच गए और आपकी पुरानी फ़ोटो पे ही माला चढ़ गई। हाँ, लेकिन अगर आप एडवेंचरस हैं, हैबिचुअल हैं ऐसे मौसम में ट्रैवल करने के, तो रोड कंडीशन और वेदर चेक करके जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बरोट वैली आखिर पहुँचा कैसे जाएँ। अपना जो जर्नी का स्टार्टिंग है वो दिल्ली से रखिएगा। सबसे पहले आप दिल्ली आ जाइएगा। दिल्ली से चंडीगढ़ पहुँचिए। चंडीगढ़ से बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी आपको जोगिंदर के लिए। जोगिंदर से आप चाहें तो बस कर ले बरोट के लिए, या शेयरिंग टैक्सी कर ले, या पर्सनल प्राइवेट टैक्सी आप हायर कर सकते हैं। और अगर आप बाय कार आ रहे हैं तो जोगिंदर में अपना कार का फ्यूल टैंक फुल करवा लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास जहरी कैन है तो भी भरवा लें, क्योंकि बरोट के बाद राजगुंदा है, बिरबिलिंग है, यहाँ पर कहीं भी पेट्रोल पंप आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। एक है बरोट में 4-5 किलोमीटर पहले, पर वो लैंडस्लाइड की वजह से बंद था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जोगिंदर में ही आप अपना फ्यूल टैंक फुल करा लें और जहरी कैन भर के रख लें। जोगिंदर से बरोट आने का एक और ऑप्शन है। आप चाहें तो जोगिंदर से डायरेक्ट बरोट आ सकते हैं,
दूसरा ऑप्शन है, अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ पहले करना चाहते हैं तो आप जोगिंदर नगर से बीर बिलिंग जा सकते हैं, बीर बिलिंग से राजगुंदा और फिर राजगुंदा से बड़ा ग्रान और लपास होते हुए बरोट वैली आ सकते हैं। वहाँ पर स्टे ऑप्शंस की बात करूँ तो बरोट वैली में आपको ज़्यादा लग्जरी होटल्स नहीं मिलने वाले हैं। वहाँ पर आपको होम स्टे मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएगा और रिवर साइड कैंप्स मिल जाएंगे। और पहाड़ों में जाकर अगर आप पहाड़ी कल्चर को जानना चाहते हैं, वहाँ की ज़िंदगी को जानना चाहते हैं, नेचर को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है होम स्टे ले लें। और अगर आपको वहाँ पर एडवेंचर वाली वाइब चाहिए तो रिवर साइड कैंप आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बरोत में हम कौन कौन सी जगहें देख सकते हैं। बरोत में एक है उहल रिवर, जो बरोत की आत्मा कही जाती है, जिसके किनारे ये बरोत बसा हुआ है। वहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं और नदी के अंदर उतर के ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर को डिप करके उस शांति को महसूस कर सकते हैं। देवपशाकोट टेम्पल, जो बरोत के रक्षक कहे जाते हैं, बरोत की शुरुआत उस टेम्पल से होती है। मतलब बरोत के लोगों की शुरुआत जो होती है हर दिन की, वो उस टेम्पल से होती है। तो आप वहाँ पर जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। वहाँ पर एक डैम है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे शानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो आप विज़िट कर सकते हैं। पास में है ज़ीरो पॉइंट है, बेटी हाउस है, तो लोकल मार्केट्स हैं, लोकल फूड है और वहाँ पे चीड़ और देवदार के फॉरेस्ट है, तो आप फॉरेस्ट वॉक कर सकते हैं। पहाड़ों में खेत बने हुए हैं, तो लोकल्स के साथ आप उन खेतों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, सिर्फ मेन बरोट देखकर वापस मत जाइए। बरोट के आसपास कुछ खूबसूरत ऑफ बीट डेस्टिनेशन हैं जिन्हें आप अपनी ट्रिप में देख सकते हैं। नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लपास विलेज है, लपास वाटरफॉल है। हाँ, यहाँ इसकी एक ख़ास बात यह है कि लपास वाटरफॉल का रास्ता लपास विलेज से होकर जाता है, खेतों से होकर जाता है। तो आप सबसे पहले लपास विलेज पहुँचिएगा, वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा दीजिएगा, क्योंकि लपास विलेज से 10 मिनट का वॉकिंग ट्रैक है, तो आप पैदल वहाँ से जाना पड़ेगा आपको। और एक चीज़ है, वहाँ पे लोग बहुत सिंपल हैं, लविंग हैं, पीपल पर्सन हैं, तो वो खुद से आएंगे। कुछ लोग आपके पास कोई आए और आपको प्यार से बोले कि चलो मैं आपको लपास वाटरफॉल तक ले जाता हूँ या ले जाती हूँ, तो आप चली जाइएगा और अपनी खुशी से जो चाहे उन्हें दे दीजिएगा, वो भी खुश और आप भी खुश। वाटरफॉल पे स्नैक्स वगैरह चाहे तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। वहाँ पे मैगी है, चाय टी कॉफ़ी वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। एक चीज़ और है, वहाँ पे आप छाता लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी छाँव कभी धूप, तो छाता ज़रूर करिएगा, रेन कोट या छाता। फिर उसके बाद राजगुंदा वैली, अगर आपको ब्यूटीफुल मेडोज़ देखने हैं, धौलाधर की रेंज देखनी है, देवदार के फॉरेस्ट देखने हैं, सनसेट देखना है खूबसूरत सा, और वहाँ की पश्मीना बकरी और भेड़ देखने हैं, तो बेस्ट है राजगुंदा वैली। वहाँ जाके मतलब दिन ऐसा थम जाता है पल कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मैं गई थी और मुझे बीर बिलिंग जाना था, पर अनफॉर्चुनेट वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद था, मैं जा नहीं पाई। और वो उस जगह में इतनी खूबसूरती, इतना मैजिक था। ऑल टाइम मतलब सुबह गई थी, सुबह से लेके शाम को सनसेट टिल सनसेट तक मैं वहाँ रुकी रही। मैं नहीं रुकी थी एक्चुअली, मैं वहाँ से जा ही नहीं पाई। इतना खूबसूरत फील था वहाँ का, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं। तो मस्ट विजिट इफ़ वी आर गोइंग बरोट। बीर बिलिंग, बीर और बिलिंग दो अलग अलग हैं, मैं भी पहले एक समझती थी, तो ये दोनों अलग हैं। बीर ये स्पेशली पीसफुल एक तिब्बतन टाउन है, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ हैं, कैफ़े हैं, पीसफुल मतलब वहाँ पे फीलिंग आती है। और बिलिंग क्या है, वो पहाड़ों पे बहुत ऊंचे है, वो एडवेंचरस एक्टिविटी लाइक पैराग्लाइडिंग वगैरह के लिए जाना जाता है। सनसेट देखना हो, खूबसूरत सनसेट देखना हो, धौलाधर की पूरी रेंज देखनी हो, तो बेस्ट है वहाँ पे। और बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू हिमाचल टूरिज़्म वर्ल्ड लेवल की बेस्ट स्पॉट है वो पैराग्लाइडिंग के लिए। और वहाँ पर वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन भी हो चुका है पैराग्लाइडिंग का। आपको पीस चाहिए, मोनेस्ट्री चाहिए, कैफ़े चाहिए, कॉलोनी चाहिए, एडवेंचर चाहिए, सनसेट चाहिए खूबसूरत सा, और धौलाधर की पूरी रेंज चाहिए, बर्फ़ भी देखनी है, पहाड़ भी देखने हैं, एडवेंचर भी करना है, तो बीर बिलिंग मस्ट है बॉस।
बरोट वैली में घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो बहुत लिमिटेड है। 99% आपको टैक्सी मिलेगी वहाँ पर घूमने के लिए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो आप बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। वो पर डे के हिसाब से 700 से 800 रुपये मिल जाएगी आपको। आपकी खुद की कार है तो सबसे बेस्ट है, बस ड्राइवर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वेल स्किल्ड होना चाहिए, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा नैरो है और कर्व्ड है। थोड़ी सी बारिश में लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, स्लिपरी हैं, तो कभी भी ज़रा सी चूक आपको परमानेंट रेस्ट एंड पीस में पहुंचा सकती है। बाकी वहाँ पे टैक्सी का ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले आपको बात करनी पड़ती है पहले से ही। वहाँ पे ऐसे ऑन द स्पॉट टैक्सी नहीं मिलती है, पहले से आपको हायर करनी पड़ती है और बताना होता है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कितनी दूरी पे हैं। उस हिसाब से वो अपना रेट बताते हैं, तो रेट पहले से तय कर लीजिएगा। नॉर्मल सीज़न में रेट की बात की जाए तो 3,500 से 4,500 रुपये लगते हैं। बाकी पीक सीज़न में इन सारी चीज़ों के रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। कोशिश कीजिएगा आप बरोट वैली डे लाइट में ही ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँच जाएँ, इवनिंग में ना जाएँ इवनिंग के बाद से। तो अब बात करते हैं कि बरोट वैली में आपको खाने के क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे। चूँकि वो एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है तो वहाँ पर लोकल फूड के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वहाँ पे खाने को सब कुछ मिल जाएगा। दाल चावल सब्जी रोटी बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन और पनीर की कोई भी सब्ज़ी। वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कम है, क्योंकि जो स्टे है वहाँ पर, चाहे होम स्टे हो, होटल्स हो, रिवर साइड कैंप हो, सबके अपने किचन से वहाँ पर खाना अवेलेबल होता है। और जैसे कि एक चीज़ होती है कि जैसे हर एरिया का अपना एक कल्चर और टेस्ट होता है, तो वहाँ का भी थोड़ा टेस्ट अलग है। आपको जैसा खाना चाहिए वैसा आप अपने ओनर को बता दीजिएगा। वहाँ के ओनर इतने हम्बल हैं कि आपको जैसा खाना पसंद है वैसा बना कर देंगे। बस आप उनको बोल दीजिएगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी है या कैसा बनाना है, क्या कम या ज़्यादा रखना है। और एक चीज़ ये कीजिएगा कि खाना जब ऑर्डर दीजिएगा तो 1 से 1.5 घंटा पहले दे दीजिएगा, क्योंकि वो खाना फ्रेश बना के देते हैं। आपको जितना खाना रहता है उतना ही और तुरंत बना के देते हैं। पहाड़ में जा रहे हैं और पहाड़ी टेस्ट नहीं चखा तो क्या घूमा। कुछ लोकल फूड है जो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जैसे कि सिड्डू है, उसमें बीच में अखरोट भरा रहता है और बुरांस की चटनी के साथ अमृत लगता है, अमृत। और राजमा चावल वहाँ बहुत होता है तो राजमा चावल खा सकते हैं। एक फेमस डिश है वो धाम बोली जाती है, वो शायद स्पेशल ओकेज़न पे बनती है धाम, तो अगर वो आपको खाने का मौका मिल जाए तो वो ज़रूर खाइएगा। और ये हिमाचल की स्पेशल डिश है, यूजुअली शादियों में ये बनती है, फिर किसी स्पेशल ओकेज़न पे। इसके साथ वहाँ पे जो लोकल साग वगैरह होते हैं, लाइक बिच्छू बुटी है, लिंगड़ू है, इसकी सब्ज़ी मिले आपको खाने के लिए तो ज़रूर खाइए। और अगर आपको मौका मिले तो किसी लोकल के घर जा कर के इस टेस्ट को एंजॉय कीजिएगा। तो अब बात करते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, सोलो ट्रैवल सेफ्टी की। चाहे आप गर्ल ट्रैवलर हो या बॉय ट्रैवलर, इसमें कॉन्फिडेंस के साथ साथ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले आप जहाँ पे स्टे अपना लें वो सेफ़ लोकेशन पे लें। अपना जो लोकेशन है जहाँ आप रुके हैं वो अपनी फैमिली से छुप के जा रहे हैं तो अपनी किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दें। अगर आप कहीं आसपास टैक्सी से घूमने जा रहे हैं तो टैक्सी ड्राइवर का नंबर और टैक्सी का नंबर भी शेयर कर दें। ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके रखें, अपना फ़ोन चार्ज करके रखें और साथ साथ अपने साथ पावर बैंक ज़रूर रखें। वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत होता है, ऑनलाइन पेमेंट तो हर जगह इजीली हो जाती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से पेमेंट में दिक्कत आती है, तो कैश ज़रूर अपने साथ रखें। कुछ ज़रूरी मेडिसिन रखें। अगर आप गर्ल हैं तो अपने सैनिटरी एसेंशियल्स भी अपने साथ ज़रूर रखें। शाम होने से पहले अपने स्टे पर वापस आ जाएं। वहाँ के लोग तो अच्छे और हेल्पफुल हैं, लेकिन रात होने के बाद क्या है कि जानवर आ जाते हैं तो उनके अटैक का खतरा रहता है। तो लेट नाइट आप वाटरफॉल एरिया है, फॉरेस्ट वॉक है या ऐसी कोई ट्रेल है जो सुनसान है, तो वहाँ पे इवनिंग के बाद आप निकलना अवॉइड करें। जहाँ भी जाए अपना आईडी प्रूफ हमेशा अपने साथ कैरी करके रखें। एज अ सोलो ट्रैवलर हम क्या करते हैं, कहीं भी रैंडमली लिफ्ट ले लेते हैं, तो वो रैंडम किसी से भी लिफ्ट लेना अवॉइड करिएगा। और हाँ, ये भी साथ रखें ORS, क्योंकि ये ट्रैवल में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पहाड़ों में होता है, अनकॉन्शियसनेस सी होती है, तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पहाड़ों में जाने से पहले ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बैग में ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहले तो ट्रॉली बैग ले जाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, रो देंगे आप। ये बैकपैक रखिएगा, कैरी करने में सबसे आसान रहता है।
और शूज़ रखिएगा, वो तो मस्ट है। शूज़ के साथ स्लीपर रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी ट्रैक पे या ट्रेल पे जाते हैं तो वहाँ पे पानी मिलता है, कहीं कहीं जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, झरने हैं, तो उसको क्रॉस करने रहते हैं, तो पैरों में कंकड़ या कांच ना चुभ जाए, इसके लिए स्लीपर ज़रूर कैरी करके रखिएगा। छाता या रेनकोट रखिएगा, क्योंकि जो पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी देर पे वेदर चेंज होता रहता है, बारिश होने लगती है। और जैसे यहाँ पर 40 से 45 डिग्री पारा है, बहुत गर्मी है, वहाँ पर सुबह और शाम अच्छी सर्दी पड़ती है। मुझे रात को हीटर मांगना पड़ गया था, तो इसीलिए अपने साथ एक गर्म जैकेट ज़रूर कैरी कीजिएगा। टॉर्च रखिएगा, ऑफलाइन मैप रखिएगा, क्योंकि नेटवर्क लॉस्ट होता रहता है। लॉस्ट हो गया तो आप गोल गोल घूमते रह जाएंगे। बीइंग का ऑफ बीट डेस्टिनेशन, वहाँ पर छोटी से छोटी जगह भी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है, लेकिन चूँकि नेटवर्क इशू होता है तो अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करके रखिएगा। ज़रूरी मेडिसिन रखिएगा, और ये पावर बैंक मस्ट है कैरी करना। सनस्क्रीन रखिएगा, वाटर बॉटल रखिएगा, और हाँ, अपने साथ थोड़ा स्नैक्स भी कैरी करके रखिएगा। वो कहीं भी आप घूमने जाएंगे तो खाने के काम आएंगे, क्योंकि हर जगह छोटी छोटी शॉप्सों पे नहीं मिलेंगी आपको। और हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जहाँ भी घूमने जाइएगा वहाँ पर आसपास, तो जो कुछ खाइएगा वो कचरा वहाँ पर फेंक के मत आइएगा, प्लीज़ प्लीज़। अपने साथ ये एक ऐसी छोटी सी पॉलीथीन कैरी करके रखिएगा, जो भी खाइएगा, जो कचरा होगा उसको इसमें डाल करके अपने साथ वापस लाइएगा, और जहाँ गार्बेज डाला जाता है वहाँ डाल दीजिएगा, क्योंकि वो जगह सच में स्वर्ग है। इतनी रिक्वेस्ट करने की वजह ये है कि जब मैं लपास वाटरफॉल पे गई थी, तो वापसी में मैं लपास वाटरफॉल के ऊपर गई थी, जहाँ से लपास वाटरफॉल गिर रहा था, और वो जगह टोटली अनएक्सप्लोर थी। वहाँ पर सिर्फ लोकल्स आते थे अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए। वहाँ पर भी लोगों ने शराब की बोतलें, वेफर्स के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें फेंक लगी थी। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड शेमफुल। वो कहते हैं ना कि जो गांव के लोग होते हैं वो अनपढ़ गंवार होते हैं, उनमें सेंस नहीं होता है। वो गंदगी उन लोगों ने नहीं की थी, वो गंदगी हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने वहाँ पे फैला रखी थी। सो प्लीज़ 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 थोड़ा सा सिविक सेंस का ध्यान रखिएगा, गंदगी मत फैलाइएगा, उस जन्नत को जन्नत जैसे ही छोड़ कर आइएगा प्लीज़। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने जा रही हूँ, जिन्हें बरोट वैली जाने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जाने से पहले आप रोड कंडीशन और वेदर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी थोड़ी देर पे मौसम चेंज होता रहता है। अपना जो स्टे रखिएगा वो मेन रोड और मार्केट के एरिया में रखिएगा, स्पेशली आप अगर सोलो ट्रैवलर हैं तो। और वहाँ पर लेट नाइट ट्रैवल मत कीजिएगा। आसपास भी कहीं गए हों तो रात होने से पहले अपने स्टे पे वापस आ जाइएगा। वैसे तो वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी है पेमेंट की, छोटी से छोटी जगह भी आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाएगी पेमेंट करने के लिए, लेकिन जब आप बरूड से राजगुंदा और वीर विलिंग की तरफ बढ़ते हैं तब नेटवर्क पूरा तरह ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कैश कैरी करके चलिएगा और ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखिएगा। और एक बात, वहाँ पर जो लोकल्स हैं उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत पीपल पर्सन प्यारे लोग हैं, केयरिंग है, हेल्पफुल हैं। लेकिन अगर आपको कोई बात नहीं पसंद आती है तो आप उन्हें पोलाइटली मना कर दीजिएगा, उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिएगा। जैसे मेरे एक चीज़ है कि जब आप लपास वाटरफॉल जाएंगे तो वो लपास विलेज से होकर वो रास्ता जाता है। जब आप लपास विलेज पहुंचेंगे तो आपकी सारी गाड़ी वगैरह वहीं रुक जाएगी, रोक देनी पड़ेगी, और विलेज से वाटरफॉल का तक का जो रास्ता है वो वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का। तो वहाँ पे जो लोकल्स हैं, अंकल आंटीज़ हैं, वो आते हैं और वो बहुत पोलाइटली आपसे बोलेंगे वहाँ पे आपको ले जाने के लिए ट्रेल से होते हुए लपास वाटरफॉल तक। तो आप उनके साथ चले जाइएगा और खुशी से, अपनी खुशी से जो आप देना चाहें वो उन्हें दे दीजिएगा। वो वैसे मांगेंगे नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इसीलिए वो आपके पास आते हैं कि इसी बहाना थोड़ी सी उनकी आजीविका का साधन बन जाएगा, तो आप अपनी खुशी से दे दीजिएगा। हाँ, अगर आप नहीं जाना चाहते, आपको जो ट्रेल है वो नोन है वहाँ तक की, तो आप पोलाइटली उसे मना कर दीजिएगा। वाकई वो जगह जन्नत जैसी है, जो वहाँ के लोगों ने है उसको सच में संवार के रखा है। तो नेचर में कहीं भी जाइएगा, कुछ खाइए पिएगा, गंदगी मत कीजिएगा। अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो अपने साथ एक पॉलीथीन लेके जाइए, जो भी आप खाएं पिएं, जो भी वेस्ट हो उस पॉलीथीन में उस कचरे को भरें और अपने साथ वापस लेके आइएगा, वहाँ मत छोड़िएगा प्लीज़।
और पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिएगा। अगर आपको पीना है तो आप अपने स्टे पे आके प्राइवेट में आप पी सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में मत पीजिएगा, क्योंकि वो जगह जन्नत जैसी है, खूबसूरत है और लोग बहुत सिंपल, बहुत प्यारे हैं, दिल से भरे हुए लोग हैं। क्योंकि आपकी ट्रिप तभी खूबसूरत होगी, तभी आप अपनी ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जब आप उस जगह और वहाँ के लोगों की रेस्पेक्ट भी कर सकें। ट्रिप तो बढ़िया प्लान हो गए, लेकिन अब बात आती है कि आपकी इस ट्रिप में रुपया कितना खर्चा होगा। जैसे मैं स्टे की बात करूं तो वहाँ पे होम स्टे जो है वो आपको 800 से 1200 1500 तक में मिल जाएंगे। होटल्स हैं वो भी आपको 1000 से 1500 या 2000, मैक्सिमम 2000 में मिल जाएंगे। जो रिवर साइड कैंप हैं वो आपको 3,500 से 4,500 के बीच में मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेफर कर रहे हैं, होम स्टे ले रहे हैं, होटल्स ले रहे हैं या कैंप ले रहे हैं। हाँ, वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है होम स्टे। दूसरा बड़ा खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट पर। इसमें अगर आपकी गाड़ी है तो पेट्रोल फुल करके रखिएगा, और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले घूमना चाहते हैं, तो आपका स्टे जहाँ पर है उनके पास स्कूटी या बाइक अवेलेबल होती है, आप उनसे रेंट पे ले सकते हैं। वो पर डे 700 से 800 रुपये में आपको दे देते हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मीडियम है टैक्सी। अगर आपको घूमने जाना है, मान लो फैमिली के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी, चाहे वो आप शेयरिंग में कर लें या पर्सनल कर लें। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि टैक्सी ऑन द स्पॉट आपको नहीं मिलेगी। आपको सुबह या शाम पहले से जाके बात करनी पड़ेगी उनसे कि आपको कौन कौन सी जगह घूमना है, कितनी दूर जाना है, उस हिसाब से वो आपको रेंट बताएंगे। और हाँ, रेंट वो ज़्यादा बताएंगे, आप थोड़ा कम करवा लीजिएगा। तो नॉर्मल सीज़न में जो टैक्सी के रेंट होते हैं वो भी होते हैं 3,500 से 4,000, 4,500 के बीच में होते हैं। लेकिन पीक सीज़न में इनके रेट भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अब तीसरा बड़ा खर्चा आता है फूड की। तो फूड तो नॉर्मल रेट है, जैसे यहाँ दिल्ली में है वहाँ पर भी वैसा ही रेट है। कुछ लोकल डिशेस हैं जो पीक सीज़न में महंगी हो जाती है। इस ट्रिप के टोटल बजट की बात करूँ तो 8 से 10,000 रुपये पर पर्सन लग जाएगा नॉर्मल सीजन में। बाकी आपके ट्रैवल के तरीके पे डिपेंड करता है कि खर्चा कितना आएगा। तो ये थी बरोट वैली की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। आई होप आपकी ट्रिप को प्लान करने में इस वीडियो ने मदद की होगी, और पहाड़ों में जाने से पहले आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लेकिन किसी भी जगह की खूबसूरती सिर्फ रूट्स, मैप्स, होटल्स और बजट में नहीं होती, बल्कि उस जगह को महसूस करने में होती है। बरोट वैली वाकई सुकून का स्वर्ग है। तो वहाँ पर जाकर सिर्फ पॉइंट्स मत कवर कीजिएगा कि बरोट देख लिया, लपास देख लिया, बिलिंग देख लिया, राजकुंदा देख लिया। नहीं, वहाँ पर सब कुछ स्लो है, तो खुद भी स्लो हो जाइएगा, खुद को वहाँ के हवाले कर दीजिएगा, फिर देखिएगा उस जगह का मैजिक और आपका एक्सपीरियंस। और अगर आप बरोट वैली को सिर्फ एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वहाँ के नदी, जंगल, पहाड़, लोग और वो छोटे छोटे पल जो उस जगह को और खूबसूरत बनाते हैं, तो आप मेरा बरोट वैली पर एक सिनेमैटिक ब्लॉग मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, उसे देख सकते हैं। और अगर ये ट्रैवल गाइड आपके काम आई हो तो थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई जर्नी में, एक नए रियल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।